हेलो दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव। आज आप लोगों को चक्रवात के बारे में बताएंगे। चक्रवात होता क्या है, चक्रवात का निर्माण क्या होता है, कैसे होता है, चक्रवात का रूप क्या है और चक्रवात के प्रकार के बारे में बताएंगे। चक्रवात जो होता है जलवायु विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चक्रवात आप लोग देखे होंगे, कब देखे होंगे? गर्मी या ठंडी? तो गर्मी में। इसलिए चक्रवात के लिए गर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। जब गर्म होगा वायु ऊपर उठी और लो प्रेशर बनेगा। इसके अलावा चक्रवात के अलावा आप लोग गांव में देखे होंगे गर्मी के समय बवंडर जो है वो उठते हैं और गोले गोले ऊपर की ओर चलते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप बवंडर एक ही जगह चलते हैं या दूसरे जगह, एक से जगह दूसरे जगह बदलते हैं? तो ये दूसरे जगह या अपनी जगह को बदलते भी हैं। बवंडर के जो केंद्र होते हैं उसके चारों तरफ हवाएँ क्या होती हैं, घूमती हैं और ऊपर उठती हैं, जिससे धूल के कण दिखाई देते हैं या धूल दिखाई देती है। बस यही जो है चक्रवात का बड़ा रूप होता है। आप लोग ये भी जानते होंगे चक्रवात का परिभाषा क्या है या डिफिनेशन क्या है। तो चक्रवात की सीधी डिफिनेशन ये है, चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और ये उच्च वायुदाब समदाब रेखाओं से घिरे हुए होते हैं। इसलिए अब हम इसका निर्माण कैसे होता है उसको अब हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, ये आप मान लीजिए ये पूरी दुनिया है और ये इक्वेटर है 0 डिग्री विषुवत रेखा है। इसके ऊपर कहीं जहाँ तापमान ज़्यादा हो तो आप जब देखेंगे तो अरब सागर, थार मरुस्थल, जहाँ ये जैसे मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे ये बाहर की ओर जाएंगी तो टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, लो होता चला जाएगा और हाई प्रेशर बनेगा। इसलिए अंदर की ओर से जब बाहर की ओर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, लो टेम्परेचर होता जाएगा। जिससे और इसके जो मिली बार हैं आइसोथर्म है, बाहर जाते समय बढ़ते जाएंगे या समदाब रेखाएं क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी लो प्रेशर से हाई प्रेशर के जाते हुए। तो यहाँ पे जो है जब यहाँ लो प्रेशर बन गया और बाहर हाई प्रेशर बन गया, इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो है जो विंड की डायरेक्शन होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है, तो ये इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की होना चाहिए। लेकिन हवा सीधी नहीं जाएगी क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्या हो जाएंगी, मुड़ जाती हैं, दाईं ओर हवाएं मुड़ जाती हैं और दक्षिण गोलार्ध में हवाएं जो हैं बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसलिए यहाँ जो है कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवाएं मुड़ के जाएंगी, ये ऐसे, ये हवाएं ऐसे, ये ऐसे, ये घड़ी के विपरीत जो है ये हवाएं चल रही हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है कोरियोलिस फोर्स या फेरर्स लॉ के नियम से भी ये मुड़ जाता है और यहाँ जो है इस वजह से हवा जो है चक्री हो जाएगी और ये चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाएगी, चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाएगी। इसी तरह जो है ये जो है घड़ी के विपरीत है और इसलिए ये जो उत्तरी गोलार्ध में जो है चक्रवात की दिशा जो होती है, डायरेक्शन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में जो होता है वो क्लॉकवाइज। सेम कंडीशन दोस्तों यही यहाँ होगा साउथ दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे आप कहाँ देखेंगे, जैसे काला सागर, अगर मान लीजिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो यहाँ गर्म हवा ऊपर उठेगी और जैसे हम बाहर की ओर जाएंगे लो टेम्परेचर होगा, यहाँ भी वही स्थिति हो जाएगी, हाई टेम्परेचर उत्पन्न होगा, हाई टेम्परेचर बन जाएगा और यहाँ जो विंड की दिशा होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगी। लेकिन यहाँ जो है जो दिशा जो मुड़ता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो बाईं ओर मुड़ेगा, जिससे और इसकी जो दिशा होगी हवा की वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगी। और ये जो इसमें जो हवा उत्पन्न होती है इसको हम ग्रेडियंट विंड भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट विंड। तो ये हम लोग ये क्या है, चक्रवात के बारे में हम लोग पढ़ें। तो सीधा एक बार आप लोग चक्रवात क्या होता है फिर से बता दे रहा हूँ और उसकी डिफिनेशन क्या है। चक्रवात जो होता है वो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है जो उच्च वायुदाब समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं और इसकी जो है उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में जो इसकी दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके प्रकार को जानेंगे। प्रकार में जो है पहले 2 प्रकार होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग आज ये जानेंगे पहला टाइप क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं क्या क्या हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या होती हैं,
इन तीनों चीज़ों को हम लोग जानेंगे और इसके अलावा अगले टाइप के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम लोग क्या जानेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, उष्णकटिबंधीय इसकी विशेषताएं क्या हैं चक्रवात की, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, इसकी उत्पन्न होने का आवश्यक दशाएं क्या होती हैं। उत्पन्न होने के लिए आप लोग जानते ही होंगे कि लो प्रेशर का बनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हवा गर्म होगी, ऊपर उठेगी, हवा ऊपर अपसरण होगा और नीचे अभिसरण होता है। चल अब हम लोग इसको जानेंगे, इसकी ये क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता क्या है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है कर्क और मकर रेखाओं के मध्य वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा हुआ निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा हुआ निम्न वायुदाब का केंद्र, जिसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, महासागरीय सतह पर होती है, और यह बहुत आक्रामक तूफान होता है। इसी को जो हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हिंद महासागर में इसे चक्रवात कहते हैं, अटलांटिक महासागर में इसे हरिकेन, और दक्षिणी चीन सागर में इसको टाइफून, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलिस के नाम से इसे जानते हैं। तो ये इस ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, ये हम आप लोगों को बताएं। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं जो होती हैं, इसकी विशेषताएं ये है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की इसकी जो दिशा होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक होती है। इसमें जो है बारिश जो है लगभग सारे भाग में होती है, जो 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अब और इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसमें जो है हवाएं जो हैं, जो चक्रवाती दिशा की स्पीड होती है हवा की, चक्रवात की हवा की स्पीड जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर बहुत ही कमज़ोर चक्रवात है तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 25 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन जो हरिकेन है उसकी जो स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो दोस्तों ये सारी विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं जो आप लोगों को अभी बताएं हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं, फिर से आपको बता दे रहे हैं। चक्रवात की जो ऊंचाई होती है वो 10,000 से 15,000 किलोमीटर 15,000 तक होती है। इसका जो व्यास होता है 500 से 800 किलोमीटर का होता है, इसका जो व्यास होता है चक्रवात का। चक्रवात में अलग अलग चक्रवात जो है उसमें तूफान में जो वायु की स्पीड होती है वो अलग अलग हो सकती हैं। अगर बहुत कमज़ोर चक्रवात है तो उसकी जो स्पीड होगी वो 20 से 24 किलोमीटर पर आवर, और जो जैसे हरिकेन है उसकी स्पीड जो होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर होता है। उसके बाद ये सदैव जो है जगह नहीं बदलती, कभी कभी एक ही जगह स्थायी होकर बहुत भारी भरकम बारिश करती हैं। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि जो समुद्री सतह होती है, समुद्री सतह वहाँ का जो तापमान 27 डिग्री से 31 डिग्री सेंटीग्रेड होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोग अब हम आप लोगों को बताएंगे उत्पन्न होने की आवश्यक दशाएँ। उत्पन्न होने की आवश्यक दशाएँ क्या क्या हो सकती हैं। उत्पन्न होने की आवश्यक दशाएँ ये हो सकती हैं, उत्पन्न होने की आवश्यक दशाएँ क्या हो सकती हैं। पहला उत्पन्न होने की आवश्यक दशाएँ ये हो सकती हैं कि इसमें ऊर्जा की प्राप्ति हो। ऊर्जा की प्राप्ति दोस्तों, ऊर्जा की प्राप्ति जो है संघनन के समय निष्कासित ऊष्मा से होती है। फिर दूसरा, लो प्रेशर का बनना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर लो प्रेशर नहीं बनेगा तो साइक्लोन आने की अनुकूल दिशा अनुकूल नहीं हो पाएगा साइक्लोन आने का। इसलिए लो प्रेशर जब भी लो प्रेशर बनेगा तो हवाएं जो हैं वो गर्म होकर कहाँ ऊपर उठेगी, जहाँ ऊपर अपसरण होगा, और नीचे हाई प्रेशर बन जाएगा और वायु का अभिसरण होगा। तो पहले ऊर्जा की प्राप्ति, फिर दूसरा लो प्रेशर। दोस्तों तीसरा जो है कोरोलिस फोर्स का प्रभावी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कोरोलिस फोर्स प्रभावी नहीं होगा तो साइक्लोन की अनुकूल दिशा, अनुकूल डायरेक्शन नहीं बन पाएगा। इसलिए साइक्लोन की वजह से ही जो हवाओं को चक्रवाती गति मिलती है, क्योंकि कोरोलिस फोर्स की वजह से हवाएं मुड़ती हैं। तो इसलिए कोरोलिस बल का प्रभावी होना बहुत ही
होना बहुत ही ज़रूरी होता है। फोर्थ में जो हमारा समुद्री सतह है उसका तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही दोस्तों पांचवा क्या है, ITCZ का बनना बहुत ही ज़रूरी होगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ का बनना बहुत ही ज़रूरी होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है ये सारे क्या हैं, आवश्यक दशाएं हैं। अगर ये है तो साइक्लोन आने की पूरी कंडीशन बनती है। लेकिन अगर वायुमंडल में जेट स्ट्रीम की उपस्थिति है तो इन सब के होने के बाद भी साइक्लोन न बनने का कारण बन जाता है। इसलिए दोस्तों जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति में ही इन सब कंडीशन के होने के बाद साइक्लोन बनने का चांस बनता है। तो आगे दोस्तों हम लोग इस टॉपिक पे आगे अगला वीडियो हम बनाएंगे। ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए हम ये बनाए हैं और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे।